प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण कोरिया द्वारा आयोजित समिट फॉर डेमोक्रेसी को किया संबोधित। अंतर्राष्ट्रीय प्रणालियों और संस्थानों को अधिक समावेशी, लोकतांत्रिक और निष्पक्ष बनाने का किया आह्वान। लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया जारी। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज उधमपुर सीट से दाखिल करेंगे पर्चा। झारखंड से राज्यसभा की 2 सीटों पर आज होगा चुनाव। सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक झारखंड विधानसभा परिसर में होगा मतदान। शाम तक नतीजे होंगे घोषित। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर एसबीआई आज इलेक्टोरल बॉन्ड्स की यूनिक आईडी और सीरियल नंबर करेगा साझा। कोर्ट ने स्टेट बैंक को आज शाम तक सभी जानकारियां सार्वजनिक करने का दिया था निर्देश। ईडी के 9वें समन पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पेशी आज। शराब नीति मामले में होगी अहम पूछताछ। प्रबोवो सुबियांतो बने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। ग्रिबान राकाबुमिंग राका को अगले उपराष्ट्रपति के लिए किया गया घोषित। 20 अक्टूबर को संभालेंगे कार्यभार। और स्विस ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता के दूसरे दौर में भारत की पीवी सिंधु का जापान की तोमोका मियाजाकी से होगा सामना। वहीं पुरुष एकल वर्ग में किदाम्बी श्रीकांत की मलेशिया के शीर्ष वरीय खिलाड़ी ली जी जिया से होगी भिड़ंत। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुम्बद। आइए अब जानते हैं इन सभी खबरों को विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को समिट फॉर डेमोक्रेसी कार्यक्रम को संबोधित किया। इस शिखर सम्मेलन का तीसरा संस्करण दक्षिण कोरिया द्वारा सियोल में आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री ने समावेशी समाज और युवा सशक्तिकरण विषय पर सम्मेलन में अपनी बात रखी। प्रधानमंत्री ने भारत के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में लोकतंत्र की उपलब्धियों पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और संस्थानों को अधिक समावेशी, लोकतांत्रिक और निष्पक्ष बनाने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में लोकतंत्र की प्राचीन और अखंड संस्कृति है, जो भारतीय सभ्यता की जीवन धारा रही है। इंडिया हैज एन एंशिएंट an unbroken culture of democracy. It has been the lifeblood of Indian civilization. Consensus building, open dialogue, and free discussion have resonated throughout India's history. That is why my fellow citizens consider India to be the mother of democracy. प्रधानमंत्री ने कहा कि आज के दौर में लोकतंत्र को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और इसके लिए हमें मिलकर काम करने की जरूरत है। In the era of turmoil and transitions, democracy faces many challenges. This requires us to work together. Democratic countries should lead the efforts in making international systems and institutions more inclusive, democratized, participative, and fair. Only through such shared efforts will we be able to fulfill the aspiration of our people. And we will also lay the foundation of a secure, stable and prosperous future for the generations to come. और खबरों में अब बात करते हैं 24 की चुनौती से जुड़ी हुई।
तो लोकसभा चुनाव के पहले चरण की नामांकन प्रक्रिया चल रही है और इस चरण में 21 राज्यों की 102 सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान होना है। इन सीटों पर उम्मीदवार 27 मार्च तक अपना जो नामांकन पत्र है वो दाखिल कर सकते हैं। यानी पहले चरण में 21 राज्यों की 102 सीटों पर 19 अप्रैल को चुनाव, उम्मीदवार 27 जो मार्च है अपने नामांकन पत्र को इस तारीख तक दाखिल कर पाएंगे। वहीं नामांकन पत्रों की जांच 28 मार्च को होनी है और 30 मार्च को नाम वापसी की जो प्रक्रिया है वो संपूर्ण कर ली जाएगी। बिहार में होली के चलते नामांकन पत्र 28 मार्च तक दाखिल किए जा सकेंगे। इसके साथ ही जो उधमपुर संसदीय सीट है वहां से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं। पहले चरण में सबसे ज्यादा तमिलनाडु की 39 सीटों पर चुनाव होना है, जिस पर सबकी निगाहें हैं। साथ ही राजस्थान की 12, उत्तर प्रदेश की 8, मध्य प्रदेश की 6, असम, उत्तराखंड, महाराष्ट्र की 5 और बिहार की 4 जो सीट है। वहीं पश्चिम बंगाल की 3, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय की 2 सीटों पर मतदान होगा। बात अगर मिजोरम, नागालैंड और अंडमान, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, सिक्किम, छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा की करें तो यहां पर एक सीट पर मतदान होगा। तो लोकसभा चुनाव के लिए जो पहले चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया है वो जारी है। इसकी अधिसूचना कल जारी कर दी गई थी। बात अब करते हैं झारखंड की, जहां से राज्यसभा की 2 सीटों के लिए आज मतदान होगा। राज्यसभा से 2 राज्यसभा सदस्यों भारतीय जनता पार्टी के समीर उरांव और कांग्रेस के धीरज प्रसाद साहू का कार्यकाल आगामी 3 मई को पूरा हो रहा है, जिसकी वजह से इन रिक्त सीटों को भरने के लिए चुनाव कराने की जरूरत है। मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक झारखंड विधानसभा परिसर में चलेगा। शाम तक आज नतीजे भी घोषित कर दिए जाएंगे। झारखंड में राज्यसभा की कुल 6 सीटें हैं। चुनाव आयोग ने सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश देते हुए पत्र लिखा कि चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद आयोग द्वारा जारी किए गए निर्देशों का अनुपालन तत्काल होना चाहिए और विभिन्न जगहों से आ रही शिकायतों, जिसमें अवैध झंडे, पोस्टर लगाने, सरकारी योजनाओं का प्रचार इत्यादि के विरुद्ध कार्यवाही कर आज शाम 5 बजे तक आयोग को रिपोर्ट दे दी जाए। चुनाव आयोग ने चुनाव में काले धन की भूमिका को रोकने की अपनी प्रतिबद्धता के तहत कई कदम उठाए हैं। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए आयकर निदेशालय दिल्ली ने आदर्श आचार संहिता के दौरान चुनावी उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाली संभावित संदिग्ध बेहिसाब नकदी, बुलियन और अन्य मूल्यवान वस्तुओं की आवाजाही पर निगरानी रखने के लिए दिल्ली में कई व्यवस्थाएं की हैं। लोकसभा चुनाव के संबंध में अन्य उपायों में निदेशालय ने सिविक सेंटर नई दिल्ली में, जो कि 24 घंटे का एक नियंत्रण कक्ष है, उसे खोला गया है और एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है। बात अब समाजवादी पार्टी की, जिसने उत्तर प्रदेश में उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की। पार्टी ने 6 उम्मीदवारों के टिकट का ऐलान कर दिया। पार्टी ने संभल से जियाउर रहमान बर्क, बागपत से मनोज चौधरी, गौतम बुद्ध नगर से राहुल अवाना और पीलीभीत से भगवत सरन गंगवार, घौसी से राजीव राय, मिर्जापुर से राजेंद्र एस बिंद को चुनावी मैदान में उतारा। इससे पहले सपा 43 नामों का ऐलान कर चुकी थी। छठी सूची के बाद से अब यह संख्या 49 हो गई है। साल 1996 से लेकर अब तक देश में 7 लोकसभा के आम चुनाव हुए हैं। पिछले 7 आम चुनाव में मध्य प्रदेश की जनता ने भाजपा पर ही भरोसा जताया है। यह हम नहीं कह रहे, बल्कि चुनाव आयोग के ही पिछले 7 चुनावी आंकड़े बताते हैं। 1996 के लोकसभा चुनावों से लेकर अब तक केवल सीटें ही नहीं, बल्कि भाजपा का जो वोट प्रतिशत है वो भी कांग्रेस से ज्यादा रहा। आइए इन आंकड़ों के जरिए इस रिपोर्ट को समझते हैं। लोकसभा हो या विधानसभा का चुनाव, मध्य प्रदेश की राजनीति में हमेशा से मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच ही रहा है। 2014 से पहले देश में भले ही यूपीए की सरकार लंबे समय तक रही हो, लेकिन 1996 के चुनावों से अब तक मध्य प्रदेश की जनता ने ज्यादा भरोसा भाजपा पर दिखाया है। सबसे पहले अविभाजित मध्य प्रदेश के आंकड़ों पर गौर करें तो साल 1996 में भाजपा को 40 सीटों में से 27 सीटें मिली, तो कांग्रेस को 8, बीएसपी को 2 सीटें और 3 अन्य को मिली। साल 1998 में 40 में से भाजपा के खाते में 30 सीटें आईं, तो कांग्रेस को 10 सीटें मिली। वहीं 1999 के चुनाव में भाजपा को 40 में से 29 और कांग्रेस को 11 सीटों पर संतुष्ट होना पड़ा था।
इसके बाद छत्तीसगढ़ नया राज्य बन गया। 40 में से 11 लोकसभा सीटें छत्तीसगढ़ के हिस्से में चली गईं और मध्य प्रदेश में केवल 29 लोकसभा सीटें ही रह गईं। अगर बात विभाजित मध्य प्रदेश की करें तो साल 2004 में मध्य प्रदेश में भाजपा को 29 में से 25 सीटें मिली तो कांग्रेस 4 सीटों पर ही सिमट गई। साल 2009 के चुनाव में भाजपा ने 29 में से 16 सीटें जीती तो कांग्रेस को 12 और बीएसपी को 1 सीट मिली। बात अगर साल 2014 के चुनाव की करें तो भाजपा 29 में से 27 सीटें जीती तो कांग्रेस केवल 2 सीटें ही जीत सकी। 2019 में तो भाजपा ने 28 सीटों पर जीत हासिल कर ली, वहीं कांग्रेस केवल 1 सीट छिंदवाड़ा ही जीत सकी। इतना ही नहीं, वोट प्रतिशत के मामले में भी कांग्रेस पिछले 7 चुनावों में भाजपा से पिछड़ती आ रही है। साल 1996 के चुनाव में भाजपा का वोट प्रतिशत 41.32% रहा तो कांग्रेस को 31.02% वोट मिले। साल 1998 के चुनाव में भाजपा को 45.73% वोट मिले तो कांग्रेस को 39.40% मत मिले। 1999 के चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन थोड़ा सुधरा, लेकिन मत प्रतिशत तब भी भाजपा से कम ही रहा। 2004 के चुनाव में कांग्रेस के वोट प्रतिशत में अच्छी खासी गिरावट आई, जिसे उसने 2009 के चुनाव में सुधारा भी, लेकिन मत प्रतिशत भाजपा से कम रहा। साल 2014 और 2019 में भाजपा के वोट प्रतिशत में जबरदस्त उछाल आया। कांग्रेस को पिछले 2 चुनाव में 35% से भी कम वोट मिले। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा चुनाव में जीत का सबसे बड़ा कारण यह है कि इन्होंने बड़ी स्मार्टली अपना पीढ़ीगत परिवर्तन किया। पिछले दिनों में हमने देखा कि कांग्रेस पीढ़ीगत परिवर्तन करने में सफल नहीं हो पाई, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत जल्दी अपने नए नेता तैयार किए और हर वर्ग में, हर जाति में, आदिवासियों में, जनजातियों में, पिछड़ों में बहुत पावरफुल लीडरशिप तैयार की। निश्चित रूप से कांग्रेस जैसी पार्टी जिसने बहुत लंबे समय तक देश का नेतृत्व किया, उसको विचार करने की जरूरत है कि जो हृदय प्रदेश है देश का मध्य प्रदेश, वहां उसकी जड़ें क्यों खोखली हो रही हैं। भाजपा जहां इस बार के चुनाव में सभी 29 सीटें जीतने का दावा कर रही है तो वहीं कांग्रेस को आगामी लोकसभा चुनाव में अपने प्रदर्शन में सुधार की उम्मीद है। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की उन संसदीय सीटों को जो 1989 से लगातार जीत रही है, उसका कारण जनाभिमुख राजनीति है। उसका कारण लोगों से जनप्रतिनिधि का सीधा संपर्क और तादात्म्य है। और नहीं हारने का कारण यह है कि कांग्रेस के जब कालखंड में, उस दौरान जब कांग्रेस का ही वर्चस्व था और कांग्रेस के उम्मीदवार चुने जाते थे तो 5 साल में वो दर्शन देते थे जनता को। यह बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी 1996 से मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव लगातार जीत रही है। 2009 में कांग्रेस के पास 12 सीट थी, वहीं भारतीय जनता पार्टी के पास 16 सीट थी, लेकिन कभी कभी सच्चाई सामने आने में समय लगता है। चंदे के धंधे से भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई जनता के सामने आ रही है। इसलिए मध्य प्रदेश के जो चुनाव इस बार होने वाले हैं वह अप्रत्याशित होंगे और कांग्रेस पार्टी ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लोकसभा चुनाव जीतेगी। राजनीतिक दल भले ही कुछ भी दावे करे, लेकिन चुनाव में जीत उसी की होती है जो अपनी बात मतदाता तक पहुंचाने में सफल होता है। मध्य प्रदेश में पिछले कई लोकसभा चुनावों में भले ही भारतीय जनता पार्टी का दबदबा रहा हो, लेकिन कांग्रेस भी जोर आजमाइश में पीछे नहीं रही। इस बार कांग्रेस अपने युवा नेतृत्व के साथ चुनाव मैदान में है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मोदी की गारंटी को जनता के बीच ले जा रहे हैं। अब देखना होगा कि इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस अपने प्रदर्शन में सुधार करती है या फिर भारतीय जनता पार्टी अपना वर्चस्व बनाए रखती है। कैमरामैन गौरव निरगुड़कर के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज, भोपाल। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर एसबीआई आज इलेक्टोरल बॉन्ड की यूनिक आईडी और सीरियल नंबर सार्वजनिक करेगा। पिछली सुनवाई में शीर्ष न्यायालय ने एसबीआई को बॉन्ड के यूनिक नंबर सहित हर जानकारी 21 मार्च तक देने का निर्देश दिया था। यूनिक नंबर का खुलासा होने के बाद चुनावी बॉन्ड देने वाले और इसे प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल के बीच संबंध का भी खुलासा हो जाएगा। और बात ईडी के 9वें समन की, जिस पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आज पेशी है। शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल से पूछताछ होगी। दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में ईडी की टीम अरविंद केजरीवाल को अब तक 9 समन भेज चुकी है। पिछले 8 समन के दौरान वह ईडी के सामने पेश नहीं हुए। अब 9वें समन पर अरविंद केजरीवाल को आज बुलाया है।
चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े नए कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। इससे पहले केंद्र ने कल सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में कहा कि नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अनदेखी करने का आरोप गलत है। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर जो दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2023 में दिए फैसले में कहा था, वो सिर्फ अब तक प्रभावी थी जब तक कि संसद का नया कानून नहीं बन जाता, और अब नए कानून को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले में दी गई व्यवस्था के अनुकूल नहीं है। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए जिन 8 उम्मीदवारों के नाम पर विचार हुआ है, उनकी जानकारी विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी को 13 मार्च को ही दे दी गई थी। इन्हीं 8 नामों में से दोनों चुनाव आयुक्त चुने गए। इसलिए याचिकाकर्ताओं की ये दलील कि मीटिंग से पहले ये नाम चयन समिति से साझा नहीं किए गए, ये गलत है। एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के नए कानून और हाल ही में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को भी चुनौती दी गई है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा कि रोहिंग्या मुस्लिम अवैध घुसपैठिए हैं। उन्हें भारत में रहने या बसने का कोई मौलिक अधिकार हासिल नहीं। यह अधिकार सिर्फ देश के नागरिकों का है। सरकार का कहना है कि गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल रोहिंग्या मुस्लिम देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन गए हैं। वो तिब्बत और श्रीलंका से आने वाले शरणार्थियों के बराबर हक मिलने का दावा नहीं कर सकते। शरणार्थी का दर्जा किसको दिया जाए या नहीं, ये फैसला लेना सरकार का काम है। कोर्ट को नीतिगत मामलों में दखल नहीं देना चाहिए। केंद्र सरकार ने यह हलफनामा हिरासत में लिए गए रोहिंग्याओं की रिहाई को लेकर दायर एक याचिका के जवाब में दाखिल किया। सरकार ने कहा कि बड़ी जनसंख्या वाला विकासशील देश होने के नाते देश के सीमित संसाधनों पर पहला अधिकार देश के नागरिकों का है। अवैध घुसपैठियों को देश में नौकरी, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, मकान जैसी सुविधा उपलब्ध करवाना अपने नागरिकों को उनके वाजिब हक से वंचित करना होगा। सरकार ने कहा कि भारत पहले ही अवैध घुसपैठ की समस्या से जूझ रहा है। सरकार के पास इनपुट है कि बड़ी संख्या में अवैध घुसपैठिए फर्जी भारतीय पहचान पत्र हासिल करने, मानव तस्करी और देश के विभिन्न हिस्सों में गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल हैं। इसके चलते वो देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन गए हैं। उनकी पहचान कर उन्हें वापस भेजा जाना जरूरी है। दिल्ली के वेलकम इलाके में एक 2 मंजिला पुरानी निर्माणाधीन इमारत गिरने से 2 लोगों की मृत्यु हुई है। हादसे में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ। घटना देर रात की है। उत्तर पूर्व डीसीपी जॉय टिर्की ने बताया कि बुधवार रात लगभग 2 बजे वेलकम के कबीर नगर में 2 मंजिला पुरानी निर्माणाधीन इमारत के गिरने की सूचना मिली। इमारत गिरने से इस घटना की वजह से 2 मजदूरों की मौत हुई है, जबकि एक अन्य घायल है। कर्नाटक के कुंडापुरा तट से लगभग 20 किलोमीटर दूर एक इमरजेंसी कॉल मिलने के बाद भारतीय तटरक्षक बल ने बाढ़ में डूबी नाव से 8 लोगों को बचाया है। तटरक्षक बल के आईएफपी अजमेर 1 से एक संकट संकेत जो है वो प्राप्त हुआ। चालक दल को बचाने के लिए भारतीय तटरक्षक जहाज आईसीजीएस राजदूत को तैनात किया गया। आईसीजीएस राजदूत एक तटवर्ती गश्ती पोत है और विविध कार्य कर सकता है। साथ ही तटरक्षक कर्मियों ने चालक दल के साथ संपर्क स्थापित किया और एक इन्फ्लेटेबल मोटर बोट पर जहाज तक पहुंचे। बचाव दल जहाज पर चढ़ा और बाढ़ वाले जहाज से पानी निकालने के लिए मशीनों को तैनात किया। बाढ़ हटाने के कार्य के लिए बड़े पाइपों को पानी के पंपों से जोड़ा गया था। नाव और चालक दल बंदरगाह में प्रवेश कर गए और ऑपरेशन को सफल घोषित कर दिया। अगर आपको अपने घर के पास किसी अच्छे कलाकार की तलाश है तो कला क्लैप आपके लिए एक ठिकाना बन सकता है। कला क्लैप देश भर के कलाकारों और कला के लिए गुरुओं का एक महत्वपूर्ण मंच है, जहां 20 से अधिक श्रेणियों में अपने मनपसंद कलाकारों की खोज कर सकते हैं। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। देश में अधिकांश कलाकारों को नियमित तौर पर काम नहीं मिलता, जिस वजह से उन्हें उनकी प्रतिभा के हिसाब से पहचान भी नहीं मिलती। देश के लाखों कलाकारों को काम दिलाने और उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए एक मंच मुहैया करा रहा है कला क्लैप। कला क्लैप 20 से अधिक कला श्रेणियों के कलाकारों के लिए देश में अपनी किस्म का पहला महाबाजार और नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है।
इस प्लेटफॉर्म के जरिए लोग बेहतर कलाकारों की खोज कर सकते हैं जो ऑनलाइन और ऑफलाइन भी उपलब्ध होंगे। इस प्लेटफॉर्म पर आने के बाद आर्टिस्टों को मिलेगा खूब सारा काम, बेहतर पहचान, और यूजर्स को आंख बंद करके कोई भी आर्टिस्ट ढूंढना हो। 20 कैटेगरीज है फिलहाल, 8,000 से ज़्यादा बड़ी सब कैटेगरीज हैं, उनको यहाँ पर मेरे आर्टिस्ट मिल जाएंगे अप टू हाइपर लोकल लेवल। हमारा मिशन है कि हर पिन कोड पे, इंडिया के हर पिन कोड पे आपको मनपसंद का कलाकार 20 तरीके के, फ्रॉम म्यूजिक टू डांस टू रंगोली टू फोटोग्राफी टू एक्टिंग टू डीजेइंग टू फोक म्यूजिक टू स्पिरिचुअल आर्ट्स टू योगा टू मेडिटेशन टू कलनरी आर्ट्स, कोई भी आर्ट आप सोचते हैं तो इज द बिगेस्ट मार्केट प्लेस, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन द कंट्री, जहाँ पे सारे आर्ट एक आर्टिस्ट एक तरीके से होंगे। kalaclap.com वेबसाइट पर जाकर लोग अपने मनपसंद कलाकारों और कला गुरुओं की खोज कर सकते हैं। हाल ही में कला क्लैप मोबाइल ऐप की भी शुरुआत की गई है, जिसके जरिए लोग कलाकारों से सीधे जुड़ सकते हैं। गली मोहल्ले में जो गांव में जो आर्टिस्ट हैं, जो हुनरबाज हैं, उनको जो प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, अब वो पूरी तरह से उनको प्लेटफॉर्म मिलेगा। जो सर्चेबिलिटी होती है वो नहीं थी, अब सर्च एंड नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है। आप डायरेक्ट उनसे कॉल करेंगे, बात करेंगे, उनसे अपने आप नेगोशिएट करेंगे और उनसे डील करेंगे, उनको काम भी मिलेगा और नाम भी मिलेगा। मेरा टैगलाइन है एम्पावरिंग एंड अर्निंग अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल मिलियंस ऑफ आर्टिस्ट। देश के हर कोने से 20 लाख से अधिक कलाकारों को कला क्लैप प्लेटफॉर्म से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा दुनिया के अलग अलग देशों, हर भाषा और संस्कृति के कलाकारों को भी इस अनोखे प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा। जाहिर तौर पर कला क्लैप कलाकारों, हुनरबाजों को काम भी दिलाएगा, पहचान भी दिलाएगा और उनको सशक्त करने का एक माध्यम भी बनेगा। निशांत सौरभ, डीडी न्यूज, दिल्ली। वहीं मौजूदा वित्तीय वर्ष के अंतिम 31 मार्च को रविवार होने के बावजूद देश के सभी बैंक खुले रहेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की। अधिसूचना में बैंकों से सरकारी काम निपटाने के साथ ही आम लोगों के लिए इसे संचालित करने का निर्देश दिया गया। इस दौरान नेफ्ट और आरटीजीएस ट्रांजैक्शंस भी रात 12 बजे तक जारी रहेंगे। वहीं केंद्र सरकार ने सरकारी प्राप्तियां और भुगतान से संबंधित बैंकों की सभी शाखाओं को 31 मार्च को लेन देन के लिए खुला रखने के लिए कहा, ताकि वित्त वर्ष 2023 में प्राप्तियां और भुगतान से संबंधित सभी सरकारी लेन देन का हिसाब रखा जा सके। सभी बैंकों को भेजे निर्देश में स्पष्ट रूप से कहा गया कि वित्त वर्ष के अंत तक होने वाले सभी भुगतान उसी साल दर्ज होने चाहिए। वित्त वर्ष के अंतिम दिन बैंकों के साथ इनकम टैक्स विभाग ने भी अपने ऑफिस खुले रखने के लिए कहा है। बात इंडोनेशिया की, जहां के चुनाव आयोग ने आधिकारिक तौर पर प्रबोवो सुबियांतो को देश का अगला राष्ट्रपति घोषित किया। पूर्व जनरल रहे 72 वर्षीय सुबियांतो को 58.59% वोट मिले, जबकि उनके मुख्य प्रतिद्वंदी अनीस बासवेडन 24.95% मत ही जुटा सके। राष्ट्रपति पद के अन्य उम्मीदवार गंजार प्रणोवो को 16.46% मत प्राप्त हुए। इंडोनेशिया चुनाव आयोग ने निवर्तमान राष्ट्रपति जोको विडोडो के पुत्र गिब्रान राकाबुमिंग राका को अगला उपराष्ट्रपति घोषित किया। निर्वाचित राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति इस वर्ष 20 अक्टूबर को कार्यभार संभालेंगे। इंडोनेशिया में राष्ट्रपति पद के लिए 14 फरवरी को मतदान हुआ था। खबर अर्जेंटीना से, जहां डेंगू बुखार का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। अर्जेंटीना में अब तक डेंगू के 1,20,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए। आंकड़ों की माने तो अर्जेंटीना में सीजन में डेंगू में अब तक 89 मौतें हो चुकी हैं। डेंगू के लक्षणों से लोगों को तेज बुखार, सर दर्द, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द शामिल है, जो गंभीर हो सकता है। बात स्विस ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता की, जहां आज भारत की पीवी सिंधु का सामना दूसरे दौर में जापान के तोमाका मिज़ियाकी से होगा। कल खेले गए पहले दौर के मैच में सिंधु ने थाईलैंड की चोई की वोंग को 21-12, 21-13 से मात दी। वहीं पुरुष एकल वर्ग में भारत के किदांबी श्रीकांत के सामने दूसरे दौर में मुश्किल चुनौती। दूसरे दौर में श्रीकांत का सामना मलेशिया के शीर्ष वर्गीय खिलाड़ी ली जी जिया से होगा। अन्य मुकाबले में भारत के लक्ष्य सेन का सामना चाइनी ताइपे के चिया हाई ली से। 7वीं वरीयता प्राप्त लक्ष्य सेन ने पहले दौर में 3 गेम तक चले मुकाबले में जीत दर्ज की थी। और फिलहाल समाचारों में इतना ही। आगे आप देख सकते हैं हमारी खास पेशकश नया सवेरा। दीजिए इजाजत, नमस्कार।